हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। मुगल साम्राज्य के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने आपको इससे पहले चैप्टर थर्ड में बताया था। दिल्ली सल्तनत के बारे में मैंने आपको बता दिया था। दिल्ली सल्तनत कैसे आई, कैसे उसका विस्तार हुआ, दिल्ली सल्तनत में पांच कौन कौन से वंश आए थे जिन्होंने इस पे शासन किए थे और शासन को आगे बढ़ाने का काम किया था। मैंने सभी के बारे में आपको इसके थर्ड चैप्टर के चार पार्ट है, चारों पार्ट में मैंने आपको बता दिया है। चारों पार्ट को मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। और कोई भी समस्या हो तो आप वहां से हमें पूछ सकते हैं। हम इसको चालू करने से पहले इसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कब से इनका कब तक शासन काल रहता है, क्या है। आइए थोड़ा सा देखने का काम करते हैं। यदि हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य सॉरी मुगल साम्राज्य के बारे में, तो मुगल साम्राज्य की यदि हम बात करें तो मुगल साम्राज्य की खास बात यह है कि मुगल साम्राज्य जो था ये 1526 से लेकर के 1857 तक चलने का काम करता है। इससे पहले जो दिल्ली में बल्कि इंडिया में जो था वो था दिल्ली सल्तनत था। क्या था? दिल्ली सल्तनत था, जो आपका 1106 से लेकर के 1206 से लेकर के कब तक होता है, तो ये होता है 1526 तक होता है। अब 1526 से लेकर के 1857 तक क्या होता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। मुगल साम्राज्य का जो झंडा होता है वो इस टाइप का होता है। और मुगल साम्राज्य का जो शासन था भारत में फैला हुआ, वो शासन था। आप देख सकते हैं कि कितना दूर क्षेत्र में, कितने दूर इलाके में मुगल का शासन काल हमें देखने को मिल जाता है। तो इनका जो शासन काल था वह ना केवल इंडिया के नॉर्थ पार्ट में बल्कि इंडिया के ये नॉर्थ और वेस्ट तक फैला हुआ था, और नॉर्थ और ईस्ट तक फैला हुआ था। इसके साथ साथ ये आपके साउथ पार्ट में भी इसके बहुत बड़े क्षेत्र पर इसका विस्तार देखने को मिल जाता है। औरंगजेब के शासनकाल की बात करते हैं, मतलब कि हम यदि बात करते हैं यहाँ पर मुगल साम्राज्य के बारे में, तो मुगल साम्राज्य की खास बात है कि इनकी कई सारी राजधानियाँ थी। जैसे कि इनकी राजधानी आगरा थी, पहली राजधानी, जो 1526 से लेकर के 1571 तक आगरा की राजधानी रहती है। फिर फतेहपुर सीकरी होती है जो 1571 से 1585 तक रहती है। फिर आपका लाहौर होता है जो 85 से 98 तक होता है। फिर आगरा होता है। फिर शाहजहानाबाद होता है जिसे हम दिल्ली कहते हैं। तो दिल्ली में जो इसकी राजधानी बनी थी वह 1648 से लेकर के 1847 तक हमें देखने को मिल जाती है। इनके शासनकाल में जो हमें भाषा की जानकारी मिलती है वह फारसी भाषा की जानकारी मिल जाती है। और फारसी भाषा का जो यूज हुआ था, इस भाषा का यूज सरकारी और अदालती मतलब कि कोर्ट के अंदर भी इस शब्द का इस्तेमाल बड़े स्केल पर किए गए थे। यहाँ पे देखा जाए धार्मिक समूह के बारे में, तो मुगल साम्राज्य के अंदर जो धार्मिक समूह थे वह थे इस्लाम मिल जाते हैं, दीन इलाही मिल जाता है, और इस्लाम का यहाँ पर फिर से स्थापना देखने को मिल जाती है। यहाँ पर शासन के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो मुगल जो शासन था वह पूरी तरह से राजशाही था, एकात्मक राज्य थी। एकात्मक का मतलब होता है कि जो पावर होगा वह पावर सेंट्रलाइज होगा, मतलब कि एक के पास ही सारे पावर देखने को मिल जाएंगे। संघीय संरचना थी। संघीय का मतलब होता है कि यहाँ पर दो लेवल की, तीन लेवल की गवर्नमेंट देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे मिल जाता है हमारे पास सेंटर मिल जाता है, स्टेट मिल जाता है, लोकल मिल जाता है। ऐसे लेवल की गवर्नमेंट मिल जाती है। यहाँ पे यदि हम बादशाह की बात करते हैं तो बादशाह इसमें जो थे, पहला था बाबर और अंतिम जो था वो बहादुर शाह द्वितीय था। तो पहला था बाबर और अंतिम था बहादुर शाह द्वितीय। यहाँ पर अगर देखा जाए इनके इतिहास के बारे में, तो इनके इतिहास में पानीपत का जो मुख्य युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 का हुआ था। और प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सबसे लास्ट में हुआ था जो 10 मई 1857 के टाइम में होता है, जिसका जो नेतृत्व करते हैं वो बहादुर शाह द्वितीय ही करते हैं। इन्हीं के नेतृत्व में यह युद्ध होते भी हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इनका जो क्षेत्रफल था वह क्षेत्रफल लगभग 50 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ था। और इनके समय में चलने वाली जो रुपए, जो करेंसी हुआ करती थी वह रुपए था। मतलब कि भारत में जो रुपए का प्रचलन आया था वो कब से मिल जाता है, वह मुगलों के टाइम से ही देखने को मिल जाता है। इसके समय में यदि बात करते हैं इससे पहले कौन कौन से शासन रह चुके थे, इनके बाद कौन कौन से शासन आए हैं, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ये रही। तो आज हम इसी टॉपिक से संबंधित कुछ और विशेष चीज़ों को देख करके बात करेंगे क्लास।
तो ये चालू करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो क्लास कहता है क्या, इसमें कहता है कि मध्यकाल में किसी भी शासन के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना बहुत ही ज्यादा कठिन कार्य होता है। यदि वास्तव में देखा जाए तो ये बात बहुत ही सही है, क्योंकि भारत जो है वह बड़ी विभिन्नता वाला देश है, जहाँ पर अलग अलग भाषाएं रहती है, अलग अलग जाति रहते हैं, यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र देखा जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग है। यहाँ का भौगोलिक दृष्टिकोण देखो तो काफ़ी ज़्यादा अलग है। यहाँ के लोगों के व्यंजन देखो तो काफ़ी ज़्यादा अलग है। यहाँ के लोगों के यदि हम कपड़े देखते हैं तो वो कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा अलग है। यहाँ के लोगों की ऑल ओवर देखा जाए पूरा का पूरा इनके स्ट्रक्चर के बारे में, तो उनका जो स्ट्रक्चर है पूरी तरह से क्या है, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिल जाता है। इसीलिए कहा गया कि मुगल साम्राज्य के द्वारा इनके ऊपर शासन कर पाना क्या है, तो काफ़ी ज़्यादा कठिन है। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधि के लिए ही संभव जान पड़ता है। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी के लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। मतलब ये हुआ कि इनकी शुरुआत जो होती है वह 16वीं शताब्दी में होती है, और इनका जो चरम का समय जो था, मतलब कि जब ये पूरे शिखर पर थे, तो उस समय इनका जो समय होता है वह 17वीं शताब्दी के टाइम होता है। मतलब कि लगभग 100 सालों में इन लोगों ने बड़े से क्षेत्र के ऊपर शासन स्थापित कर लिया था। उन्होंने प्रशासन के ढांचे, शासन संबंधी विचार लागू किए और वे अपने राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे, क्योंकि राज्य का जब खत्म हो चुका था 1857 के टाइम में, उसके बाद भी ये व्यवस्था, इनका शासनकाल देखने को मिल जाता है। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिनके प्रभाव से उपमहाद्वीप में अनेक सॉरी उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूत ना रख सके। मतलब कि उन लोगों ने भी मुगल शासन के नीतियों को अपनाया, मुगल शासन के विचारों को अपनाया, मुगल शासन के करने के तरीकों को अपनाने का काम चालू किया। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम आज के टाइम में इनके बहुत बड़े स्तर पर इनकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि जो आप दिल्ली का लाल किला देखते हो, इसको बनाने का काम किसने किया था? इनको बनाने का काम जो था वह मुगलों के द्वारा ही किया गया था। मतलब कि मुगलों ने जो राजनीतिक धरोहर छोड़ के गए थे, हम आज तक उनके राजनीतिक धरोहर का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। थोड़ा चूंकि इनके बारे में और समझ लेते हैं, तो इनका जो कहता है क्या कहता है कि जो मुगल साम्राज्य आपको देखते हैं, मुगल साम्राज्य के बारे में, मुगल सल्तनत ए हिंद तुर्की बाबर एक इस्लामिक तुर्क मंगोल साम्राज्य था जो 1526 से शुरू हुआ, जिसने 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं सेंचुरी की शुरुआत तक भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया। 19वीं सेंचुरी के मध्य में समाप्त हो चुका, लेकिन अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगल साम्राज्य के अंत के लिए मराठे जिम्मेदार थे। मतलब कि यहाँ पे देखा जाए तो मुगलों को भारत में से यदि कोई हरा पाया तो वो कौन थे? वो मराठे थे। वह मराठा ही थे जिन्होंने इनको भगाने का काम कर पाते हैं। मुगल सम्राट तुर्क मंगोल पीढ़ी के तैमूर वंशी थे। इन्होंने अति परिष्कृत मिस्री मिशनरीज हिंदी फारसी संस्कृति को विकसित किया। अब देखो इनके द्वारा क्या क्या काम किए गए, उपलब्धियां क्या थी। तो हिंदी फारसी संस्कृति को विकसित किया। 1700 के आसपास उन्होंने अपनी शक्ति को ऊंचाई पर पहुंचाया। तो अपनी शक्ति को ऊंचाई पर कब पहुंचाया? 1700 के आसपास पहुंचाया। इनका जो नियंत्रण था वो भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत के पूरे उपमहाद्वीप में देखने को मिल जाते हैं इनकी। कहता है कि इनका जो विस्तार था वो विस्तार कहाँ तक था? तो इनका जो विस्तार था पूरब के बंगाल से पश्चिम में बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। इनका विस्तार उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कावेरी तक फैला हुआ था। इनका विस्तार उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कावेरी तक फैला हुआ था। इस साम्राज्य की जनसंख्या का अनुमान लगाया जाए तो लगभग 13 से 15 करोड़ के आसपास इनकी जनसंख्या थी, लेकिन इनकी शक्ति में जो गिरावट आता है वो 1725 के बाद आना तेजी से चालू हो जाता है। कहता है कि इनके उत्तराधिकारी
इनके उत्तराधिकारी के समय में ये संकट इसीलिए आता है क्योंकि इनके उत्तराधिकारी को लेकर के कलह हो रहे थे। कृषि संकट की वजह से स्थानीय लोग विद्रोह कर रहे थे। धार्मिक असहिष्णुता का उत्कर्ष हो रहा था, मतलब कि धार्मिक तौर पर लोग एक दूसरे को जला रहे थे, तोड़ रहे थे, मरोड़ रहे थे, बदल रहे थे। इनके कारण भी समस्या आती है। और सबसे बड़ी समस्या बताई जाती है और वो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद से ये कमजोर हो चुके थे। इनके अंतिम शासक सम्राट बहादुर जफर शाह, जिनका शासन दिल्ली तक ही सीमित रहा था। अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर लिया और 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश द्वारा म्यांमार निर्वासित कर दिया गया। मतलब कि इन्हें इनके बाद भारत से भगा करके कहाँ स्थापित कर दिया गया? तो इन्हें भारत से भगा करके म्यांमार में इन्हें स्थापित कर दिया गया, जिन्हें हम कहते हैं बर्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्मा कहते हैं। आज के टाइम में म्यांमार, और पहले बर्मा उन्हें कहा गया था। 1556 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो महान अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे पद ग्रहण के साथ ही साम्राज्य का उत्कर्ष शुरू करते हैं। मतलब ये हुआ कि अकबर के टाइम में ही मुगल साम्राज्य बहुत ही ज्यादा अपने उत्कर्ष पर देखने को मिल जाता है। मतलब इसमें बहुत ही डेवलप हो चुका था। सम्राट औरंगजेब के निधन के साथ ये समाप्त होता है, और हालांकि ये सम्राट 150 सालों तक चला। इस समय के दौरान विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने में एक उच्च केंद्रीकृत प्रशासन निर्मित किया गया। मुगलों के सभी महत्वपूर्ण स्मारक, ज्यादातर दृश्य विरासत अभी तक देखने को मिल जाते हैं। तो ये थे इनके इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो मैंने आपको बताने का काम चालू किया। क्लास को कैसा लगा जरूर बताइए, और हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए और लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए। तो आज की क्लास यहीं तक। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि मुगल कौन थे, मुगल कहाँ से आए, मुगल के सैन्य अभियान कैसे कैसे थे, जैसे कुछ विशेष चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में विस्तार से बात करने का काम चालू करेंगे क्लास। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।